हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। और इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का जो पेपर हुआ है 17 मार्च को शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज आवर मैथमेटिक्स टीम। आई होप आपने फरवरी अटेम्प्ट के सोल्यूशंस देखे हैं, तो उसमें भी देखा ही होगा। और ये पूरी टीम जो है आपके मैथ्स के सोल्यूशन आपके सामने लेकर आती रहेगी, राइट। सो with the questions and then their explanation and proper solutions, right? So the first question, differential equations का question था बेटा, है ना, और बहुत टफ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। which of the following is true that y satisfies the given differential equation? We have been given a differential equation dy by dx equals to xy minus 1 plus x minus y, और एक हमें कंडीशन दे रखी है y of 0 is equals to 0। तो कौन सा जो है, मतलब y of 1 की वैल्यू बेसिकली वी हैव टू फाइंड, क्योंकि चारों ऑप्शन में y of 1 दिख रहा है, तो हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए व्हाट वी आर डूइंग इज xy माइनस y, इन दोनों में से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो मेरा x माइनस 1 और बाकी दो टर्म्स x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 जो है कॉमन आ गया, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 फैक्टर्स हो गए। वेरिएबल सेपरेबल, dx इधर ले जाओ, y प्लस 1 डिवाइड कर दो, dy अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 dx। जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। dy अपॉन वाई प्लस 1 का इंटीग्रल लॉग वाई प्लस 1 x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक हमें डेटा दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, रखते ही c0 आ गया। सो हमारे पास फंक्शन बन गया लॉग वाई प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, और हमें y ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब हमें x को 1 रखना था। तो हम जैसे ही x को 1 रखेंगे और y ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा e की पावर माइनस हाफ माइनस 1, जो कि लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा कोई खास मतलब क्या बोलूं, क्रांतिकारी कोई अप्रोच नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो जाके सॉल्व होगा। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है और हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट्स में जो हम कहते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जनरली क्वेश्चन एक ना एक कहीं ना कहीं अटक ही जाता है किसी ना किसी पेपर में। और अब तो पेपर भी इतने सारे हो रहे हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो उस कंसेप्ट में से आना ही है, राइट। तो क्या बोला है, इफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बेसिकली 3 प्लेन्स दे रखे हैं, हैज नो सोल्यूशन। तो बेटा नो सोल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा है कि डेल्टा जो है या d जो है, d की वैल्यू 0 होनी चाहिए एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 शुड बी नॉन जीरो। d must be 0 and at least one of d1 d2 d3 should be non-zero. This is the condition for 3 planes having no solution, right? तो मतलब हमें d को तो 0 करना ही होगा। d means the determinant formed by the coefficients of x, y and z। तो हमने जैसे ही उस d को सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट बनाया, एक्सपैंड किया, फर्स्ट रो के अलाउंग कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल एक्सपेंशन किया है, एक्सपैंड करके सॉल्व कर लिया। क्यूबिक आ रही है पर वो क्यूबिक भी बहुत आराम से फैक्टर हो गया, k माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा, k माइनस 1 इंटू k माइनस 1 इंटू k प्लस 2। तो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ k, वन इज 1 एंड अनदर इज 2। अब होता क्या है बेटा कि हम k की ये दोनों वैल्यूज रख के, अब देखो d0 से इन्फिनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते थे, राइट। तो हमें चेक करना होता है ऑलवेज बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k इन द गिवन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स। इफ यू पुट k एज 1, यू कैन सी दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। तीनों प्लेन्स की इक्वेशन सेम हो जाएगी। दैट मीन्स ऑल 3 आर ओवरलैपिंग प्लेन्स, और ओवरलैपिंग प्लेन्स के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ना कि जीरो सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस। सो दैट्स व्हाई वी विल बी रिजेक्टिंग k इक्वल्स टू 1 एंड वी विल बी ओनली गेटिंग द वैल्यू ऑफ k एज माइनस 2। यहां गलत लिखा है, दिस इज k इक्वल्स टू माइनस 2 ना, k प्लस 2 इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, तो k इक्वल्स टू माइनस 2 के लिए इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन ए जो भी है, राइट। चलिए, वेरी गुड, चलते हैं। अब ये बेसिक मैथ्स का आप देखिए, इन्फिनाइट रिकरिंग सीरीज, कंफर्म आपने ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको कराए गए होंगे, प्रैक्टिस आपने किया ही होगा, शायद याद हो, जैसे √5 इंटू √5 इंटू √5 इन्फिनाइट टाइम्स, या पहले भी जेई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, रिकरिंग सीरीज। अब इसमें क्या करते हैं बेटा,
हम इस पूरे की वैल्यू को t एज्यूम कर लेते हैं, y मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और जहां से रिपीटेशन हो रहा है 4 प्लस, यहां से आप देखिए 4 प्लस वही वाली पूरी सीरीज बेसिकली, राइट, यहां तक, राइट, ये तो सॉरी ऑप्शन है, 4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस रिपीट हो रहा है, तो इस पूरे को मैं दोबारा से t मान लूंगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे y माना हुआ है, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/5 प्लस 1/y। अब जस्ट कैलकुलेशन, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके, अच्छा ये श्योर है y 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक बन गई, उसके बाद हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम ये जानते हैं कि 4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस सब पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, y हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, तो फ्रॉम देयर वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज 10 प्लस 2 रूट 30/5। ऑप्शन मैच कराना है, 10 प्लस 2 रूट 30/5 डिवाइड कर दो, तो 2 प्लस 2/5, 2 प्लस 2/5 रूट 30 विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले के 3 क्वेश्चन हम देख रहे हैं बिल्कुल आराम से सॉल्व होने वाले में से थे, तो अगर हम ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं और हम इनको सॉल्व कर रहे हैं पेपर में, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाना चाहिए कि यार मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे मैथमेटिकल रीजनिंग, राइट, मैथमेटिकल रीजनिंग का, पर हाँ मैं इसको मानूंगा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अलग तरीके से इस बार पूछा गया है, बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच से नहीं पूछा है। क्या किया गया है, इफ अ बुलियन एक्सप्रेशन p इंप्लाइज q, डबल इंप्लीकेशन q, अब यहाँ स्टार मार्क किया है, उसने बोला है कि ये जो पूरा बुलियन एक्सप्रेशन है ये क्या है बेटा, एक टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का क्या मतलब होता है, टॉटोलॉजी का मतलब होता है कि इसका फाइनल आउटकम सारे ऑप्शंस ट्रू आने चाहिए, तो p स्टार, बेसिकली अपन को ये जो स्टार है ये क्या है, ये स्टार और है कि एंड है या इम्प्लीकेशन है या नेगेशन है या जो भी, या बाई इम्प्लीकेशन है, राइट। तो ये इनमें से क्या है हमें पता लगाना है जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन एक टॉटोलॉजी बन जाए। तो अगर मुझे स्टार सिंबल पता चल जाएगा इसमें से क्या है, तो मैं इन दोनों के बीच में लगा के बात करना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट बाय ड्राइंग अ ट्रूथ टेबल। p इंप्लाइज q, p और q ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स किया, p इंप्लाइज q हम पता है पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है, तो हमने वो लिख लिया। अब हम क्या चाह रहे थे, बेटा, अब हम चाह रहे थे कि q स्टार नॉट ऑफ p क्या होगा, q स्टार नॉट ऑफ p क्या होगा, ताकि फाइनल आंसर क्या आए, टॉटोलॉजी आए। तो q स्टार नॉट ऑफ p, इसके साथ इन दोनों के बीच में क्या है, बाई कंडीशनल। हम जानते हैं, देखो बाई कंडीशनल का आंसर ट्रू तब आता था जब दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम होती हैं। अगर L एक स्टेटमेंट है, M एक स्टेटमेंट है, L और M की अगर ट्रूथ वैल्यू सेम होंगी तो आउटकम ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। तो यहाँ के आउटकम मुझे पता है, तो बेटा Q स्टार नॉट ऑफ P का जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो इसी के बराबर जब होगा तो इन दोनों का आउटकम ट्रू आएगा। यहाँ ट्रू था तो मतलब इसका आउटकम ट्रू होना चाहिए था, यहाँ फॉल्स था तो इसके साथ फॉल्स होना चाहिए था, ट्रू का ट्रू होना चाहिए था और ट्रू का ट्रू होना चाहिए था, तभी फाइनल आउटकम एक टॉटोलॉजी आएगा। तो हम चाहते हैं Q के बीच में ये कौन सा सिंबल हो, जिससे कि ये हमारा आउटकम आए। तो आप अगर इसको चेक करो, ठीक है ना। अब करने के लिए तो मैंने क्या अलग अलग ट्रू टेबल बना रखे हैं, पर मैं अगर आपको समझाऊं कि देखो Q को तो हमें पता है, ठीक है, और अगर मैं आपको जैसे बताऊं, आप चाहो तो इसको छोड़ दो, ठीक है, ये लेंदी हो जाएगा, मैं फटाफट अप्रोच बताता हूं कि भाई ये और होगा कि एंड होगा, तो हम और एंड तो जल्दी चेक कर सकते हैं। Q हमें दिख रहा है, नॉट ऑफ P हमें चाहिए, तो नॉट ऑफ P जल्दी से लिखो, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, और इसका Q के साथ, Q क्या है, ट्रू फॉल्स, बीच में क्या सिंबल लगाऊं कि मेरा आउटकम क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में और का सिंबल लगाता हूं, सोचना, ट्रू और फॉल्स का आउटकम ट्रू, फॉल्स और फॉल्स का फॉल्स, ट्रू और ट्रू, क्या ये मिल गया मेरे को। जैसी ये मेरे को ट्रू टेबल मैच किया तो मुझे पता चल गया कि जो स्टार है ये स्टार किसके बराबर है, और के बराबर। स्टार जो है वो किसके बराबर है, और के बराबर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है P स्टार नॉट ऑफ Q क्या होगा, तो P स्टार मतलब और, नॉट ऑफ Q क्या होगा, P और नॉट ऑफ Q को अब ये पता है हमें क्या होता है,
इसको और है ना बेटा, और मतलब यूनियन, हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं भाई, पी और नॉट ऑफ क्यू लिखूं या नॉट ऑफ क्यू और पी लिखूं, तो मैंने इसे नॉट ऑफ क्यू और पी लिख लिया। और हम जानते हैं कि जो इम्प्लीकेशन होता है, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, वो इसी के इक्विवेलेंट होता है, पी इम्प्लाइज क्यू, याद करा दूं क्या ये नॉट ऑफ पी और क्यू के बराबर होता है। जो पहला स्टेटमेंट होता है उसका तो एंड कर देते, नेगेट कर देते हैं, सॉरी नेगेट, और इन दोनों के बीच में और क्यू कर देते हैं। इसको मैंने इसी वाले फॉर्मूले से लिख लिया, तो हमारा आंसर आया Q इम्प्लाइज P। Q इम्प्लाइज P किस में लिखा है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 में, तो दैट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करके अलग से पूछा है। तब हम अभी तक हमसे क्या बोलते थे, यहाँ सब सिंबल दिए होते थे और कहते थे ये किसके इक्वल है, पर ये बोला है कि अब यहाँ एक सिंबल मिस कर दिया, इसका आउटकम बता दिया, तो पहले वो सिंबल पता लगाना है कि यहाँ पर बीच में वो सिंबल क्या होगा इनके बीच में। जब वो आ जाएगा तब हमें एक नया स्टेटमेंट किसके बराबर है वो पूछा है, तो थोड़ा सा ये चेंज करके पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन मैं से मानता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब सर्कल्स का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ सर्कल के सेंटर्स और रेडियस से एनालाइज करने पर ही हमें ये पता चल जाएगी। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कई बार बच्चे स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और करेक्ट इनकरेक्ट में कंफ्यूज होकर जल्दबाजी में गलत स्टेटमेंट मार्क कराते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है, दो सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है, सेंटर्स पता है, रेडियस पता है। पहले का सेंटर 5,5 और दूसरे का सेंटर 8,5, रेडियस भी हम चाहें तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज द एवरेज ऑफ द रेडियाई बोथ सर्कल्स, चेक कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है या नहीं है। ऐसी सर्कल्स हैव टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स, बोथ सर्कल सेंटर्स लाई इन द इनसाइड रीजन। तो अब ये चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसका सेंटर भाई क्या होता है, सर्कल कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो एस नेगेटिव होता है ना, ये हमने पढ़ा है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या इसका सेंटर दूसरे सर्कल के अंदर लाई करता है क्या, तो 5,5 को सर्कल की इक्वेशन में रख लूंगा, और अगर s नेगेटिव आया तो अंदर लाई करता है, पॉजिटिव आया तो बाहर लाई करता है, और इक्वल टू 0 आया तो ऑन द सर्कल। तो जैसे ही मैंने चेक किया 5,5 को दूसरे सर्कल में रखा है ना, ये तो सेंटर है दूसरे की इक्वेशन में, 5 25 25 माइनस 80, 25 प्लस 25 माइनस 80 माइनस 50 प्लस 80, तो वो 0 आ गया बेटा। तो इसका मतलब पहले सर्कल का सेंटर दूसरे वाले सर्कल के ऊपर लाई करता है, और ऐसे ही दूसरे वाले सर्कल का जब आप सेंटर पहले वाले सर्कल में रखोगे तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब दोनों सर्कल के सेंटर्स रिस्पेक्टिवली दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो बोथ द सेंटर्स लाई इन द इनसाइड रीजन ऑफ वन अनदर गलत हो गया, ऑन द सर्कल लाई कर रहे थे, हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ITF, ये वाला जो पेपर है बेटा, इसके अंदर सर्कल्स और ITF के एज कंपेयर टू बाकी ज्यादा थे, सबके शायद 2-2 3-3 क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइंस और ITF, इस स्ट्रेट लाइन सर्कल और ITF के कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन सर्कल थी इस वाले सेक्शन के अंदर, है ना। क्या है द सम, देखते हैं, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू। इनवर्स इक्वेशन है, हम जानते हैं इनवर्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी कैन टेक tan ऑन बोथ द साइड्स। बस ये ध्यान रखना है कि फाइनल इक्वेशन सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्रॉस चेक करते हैं। समझ में आया क्यों क्रॉस चेक करते हैं भाई, देखो आज दो एंगल इक्वल हैं π/4, ये एंगल्स है ना, दो एंगल्स का सम बराबर, आज कोई एक एंगल है एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब आपने दोनों साइड tan लेके सॉल्व किया तो tan π/4 इक्वल आएगा। अब एक एंगल है π/4 और एक एंगल है 5π/4, हम सॉल्व तो दोनों साइड tan लेकर कर रहे हैं, ऐसे सोचो। अब tan π/4 और tan 5π/4 की वैल्यू तो सेम आ जाएगी, पर जो एक्चुअल में इनपुट था वो तो इक्वल नहीं था। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि हम इधर दोनों साइड tan लेके सॉल्व कर लेंगे, पर सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यूज फाइनली आती हैं उनको हम इन इक्वेशंस में रख के देखते हैं कि क्या वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम टेकिंग tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan ऑफ tan इनवर्स 8/31 बन ही जाएगा। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b हमने लगाया और कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आप कर ही लेंगे, x की दो वैल्यूज तक पहुंचते हैं, -8 and 1/4। अब जब आप x को 1/4 रखते हो तो tan इनवर्स यहाँ पे 5/4 पॉजिटिव, tan इनवर्स में पॉजिटिव इनपुट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर रखोगे cot इनवर्स का नेगेटिव इनपुट, cot इनवर्स का नेगेटिव इनपुट उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता है π/2 से ज्यादा, तो इन दोनों को मिलाकर जो एंगल आएगा वो π/2 से ज्यादा आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव एंगल π/2 से छोटा है, तो LHS तो π/2 से ज्यादा हो गया और RHS π/2 से कम हो गया, तो ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज नहीं हो सकती,
-8 चेक करोगे वो आ जाएगा, तो 1/4 को हमें रिजेक्ट करना होगा, तो हमारा सिर्फ एक सोल्यूशन बचता है विच इज x इक्वल्स टू -8। करेक्ट है? ठीक है बेटे। हाँ, तो सोल्यूशन कितना था? -8 -8 ये लिखा हुआ सेकंड ऑप्शन, -32/4 वो ऐसे स्टाइल मार के लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट, वेक्टर्स। वेक्टर्स का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपने प्रैक्टिस करे होंगे, बिल्कुल टफ नहीं था। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, r क्रॉस a इक्वल्स टू r क्रॉस b एंड r डॉट i प्लस 2j प्लस k इज -3, तो हमें r डॉट ये निकालना है। बेसिकली r वेक्टर तक पहुंच जाएंगे, काम हो जाएगा। अब r वेक्टर तक अगर आप r को x, y, z मान के क्रॉस प्रोडक्ट करते हो a से और b से और फिर इक्वेट करते हो, पता है आपको बहुत लेंदी होता है। हम जबकि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे r क्रॉस b को LHS में ले जाकर, ये देखिए r क्रॉस a माइनस r क्रॉस b, अब r जो है क्रॉस हो रहा है प्री मल्टीप्लाई, तो वी कैन टेक r कॉमन एंड इट विल बिकम r क्रॉस a माइनस b 0। अब आप जानते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल, राइट। तो हम एक को दूसरी की टर्म्स में लिख सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईच अदर, लीनियर कॉम्बिनेशन में r बिकम्स लैम्डा टाइम्स a माइनस b। a भी पता है, b भी पता है, a माइनस b कर दिया, r वेक्टर बन गया लैम्डा की टर्म्स में। अब हमें दे रखा है r का डॉट निकालना था 2, -3, 1 के साथ, और ये है r का डॉट 1, 2, 1 के साथ, r का डॉट इसका डॉट 1, 2, 1 के साथ -3। तो जैसे ही हमने डॉट प्रोडक्ट किया, सिंपल डॉट प्रोडक्ट खटाखट किया, लैम्डा की वैल्यू कूद के आ गई, लैम्डा की वैल्यू आती है 1। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास r वेक्टर आ गया -5, -4, 10, जिसका की डॉट प्रोडक्ट 2, -3, 1 के साथ किया। सिंपल कैलकुलेशंस, just you dot these two vectors, you will get your final answer as 12, which was written in option 3। तो सिर्फ कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, वहाँ पेशेंस से कॉन्फिडेंस रखकर सॉल्व करना है, जल्दी हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं पढ़ना, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा लेंदी ले जाता है। हाँ, नहीं क्लिक करता है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी करोगे आंसर आएगा, बस हाँ हो सकता है 1 मिनट 1.5 मिनट ज़्यादा लगे, और हमारा काम वो ही टाइम को सेव करना होता है, आप जानते ही हैं, क्योंकि पेपर अब जो आ रहे हैं बहुत एकदम ऐसा नहीं है बहुत जल्दी हो जाएंगे, कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो हमें कैलकुलेशंस को जितना हो सके फास्ट करना है। ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन 3D का, वेक्टर का आया, वेक्टर के बाद 3D का क्वेश्चन, विच कंटेन्स द y एक्सिस, एक प्लेन जो y एक्सिस को ही कंटेन कर रहा है। ये लो भैया, ये y एक्सिस इसी के अंदर है, ठीक है, और प्लेन खुद एक पॉइंट से भी पास हो रहा है 1, 2, 3, तो प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन से मदद से प्लेन लिख सकते हैं। ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स मान लेते हैं, तो a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स x माइनस 2 प्लस c टाइम्स x माइनस 3, ये देखिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स y माइनस 2 प्लस c टाइम्स z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ y एक्सिस लाई ऑन द प्लेन, तो y एक्सिस के डी आर्स क्या होंगे 0, 1, 0, इसके पैरेलल कोई भी एक वेक्टर ले लिया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 ही होता है, तो इसका और प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर के drs का डॉट 0 होगा। अब ये तो लाइन तो प्लेन में है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल हमने abc माने हैं उसके drs को, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, तो a डॉट 0 प्लस 1 डॉट b प्लस 0 डॉट c 0, तो यहाँ से पता चल गया b 0। बहुत अच्छे, b 0, तो ये काम खत्म। अब प्लेन की इक्वेशन इतनी सी रह गई, और क्योंकि y एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस कहाँ से ओरिजिन से पास करेगी कि नहीं करेगी, y एक्सिस ओरिजिन से पास करेगी, तो x y z 0 इस इक्वेशन को प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने जैसे x को और z को 0 रखा, हमें a और c में एक रिलेशन मिलकर आ गया, a इक्वल्स टू -3c, और जैसे ही हमने इसको रखा प्लेन की इक्वेशन में a की जगह -3c, तो हमें प्लेन की इक्वेशन खट से मिल गई 3x माइनस z इक्वल्स टू 0। मैच कराना था, प्लस माइनस साइन चेक करना है, कहीं माइनस कहीं प्लस, कुछ ना कर दें, 3 से मल्टीप्लाई ना कर दें, बट आप आराम से देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में ये इक्वेशन लिखी गई थी। करेक्ट, क्या क्या यूज किया, एक तो कार्टेशियन फॉर्म से पॉइंट दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन लिखी, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स का dr, लाइन के पैरेलल
वेक्टर के डी आर से डॉट प्रोडक्ट 0 किया, और क्योंकि वाई एक्सिस ओरिजिन से भी पास कर रही है और इनफैक्ट और भी बहुत पॉइंट से पास करती है, तो कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लेन में रख दिए, उससे ए और सी में रिलेशन आ गया। रिलेशन ही काफ़ी होता है डी आर्स निकालने के लिए, रेशियो ही काफ़ी होता है बेसिकली, राइट, डी आर्स का। उससे प्लेन की इक्वेशन आ गई, ऑप्शंस मैच करा लिए। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट आते हैं मैट्रिसेस के क्वेश्चंस के ऊपर। अब इसमें क्या पूछा है, ए मैट्रिक्स दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई बाई 2 अगर 0 है तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए स्क्वायर दिख रहा है तो वील कैलकुलेट ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, दैट्स इट, ए इंटू ए, रो बाय कॉलम 0 साइन स्क्वायर अल्फा, 0 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा, 0 इंटू 0 0 एंड साइन स्क्वायर अल्फा, दिस बिकम्स ए स्क्वायर। आई बाई 2 तो आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनली ए स्क्वायर माइनस आई बाई 2 मैट्रिक्स बिकम साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ, 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ का डिटर्मिनेंट this into this, so it becomes sin square minus 1 by sin square alpha minus 1 by 2 का whole square should be 0, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, that means sin square alpha is 1 by 2 और sin alpha is 1 by root 2 और 1 by minus 1 by root 2। सारे ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो हम 1 by root 2 को कंसीडर करके आंसर देंगे, तो फोर्थ ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन और बिल्कुल आपसे होना चाहिए था और हो भी गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये वाला शिफ्ट का पेपर बिल्कुल जेन्युइन पेपर है बेटा, है ना, बिल्कुल होना चाहिए था, जैसा कि बाकी शिफ्ट के पेपर्स हैं, कई में कुछ क्वेश्चंस लेंदी है, लेंदी इसमें भी है, पर वो जनरली इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में होता है। पर देखिए वो वाजिब भी है यार, बिल्कुल वाजिब है। क्यों वाजिब है, देखो वो हमें चॉइसेस दे रहा है ना, इंटीजर में 10 क्वेश्चन है, वो तो नहीं कह रहा कि आप लेंदी वाला पिक करो। अब अगर इंटीजर टाइप में 10 में से 5 भी सिंपल हैं तो हम ये नहीं कह सकते पेपर टफ है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन सही नहीं था क्वेश्चन का, आपको सेलेक्ट करना है बेटा। तो पेपर की करने का जो पैटर्न है, उसकी जो तमीज है, पेपर कैसे कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है सीखना आप, राइट। 10 में से कौन सा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सिलेक्शन वहां पर हमारा होना, वो मेंटली हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा उन चीजों के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, मैं सर्कल में ही मान लेता हूं क्योंकि सर्कल का ही क्वेश्चन है ये। एक लाइन दे रखी है, वो सर्कल पे टैंजेंट है, किस पॉइंट पर, 2,5 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन, उस सर्कल का जो सेंटर है वो एक और लाइन दे रखी है उस पे लाई करता है। तो सर्कल का रेडियस बताना है, ये लो डायग्राम बना लिया, लाइन, ये लाइन टेंजेंट है 2x माइनस वाई प्लस 1 जिसकी की स्लोप हमने 2 मान ली, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें दे रखा था 2,5, वो हमने लिख लिया। सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 4, तो सेंटर का अगर x कोऑर्डिनेट a मानूं तो y कोऑर्डिनेट a माइनस 4/2 आ जाएगा। लो भाई बढ़िया, अब मुझे ये a की वैल्यू अगर पता पड़ जाए, सेंटर आ जाए, तो 2,5 और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही रेडियस होगा, सही बात है। तो उसके लिए कंडीशन क्या करी, ये क्योंकि टैंजेंट है और ये अगर रेडियस है तो इस लाइन का और इस लाइन की स्लोप्स का प्रोडक्ट 90 डिग्री है ना, -1 m1 m2 -1, इस लाइन की स्लोप तो 2 है, इस लाइन की स्लोप को 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, a की वैल्यू 8, a की वैल्यू 8 आते ही यहाँ रखा तो सेंटर आ गया 8,2, सेंटर पता है, p पता है, सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जो कि आता है 3√5। कैलकुलेशंस आपको करने हैं, मैंने आपको बता दिया। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना के हम अपनी आधी प्रॉब्लम वहीं टेक केयर कर लेते हैं, हमारे थॉट आना आसान हो जाता है। ठीक है बेटे, सो 3√5 ऑप्शन देखें जरा, थर्ड ऑप्शन में लिखा था, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नाउ इट इज ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, और ऐसा कोई बहुत खतरनाक नहीं, सिंपल। जनरली बोलते हैं हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करो तो अच्छा है, टाइम बचता है तो, क्योंकि कई बार हम उसमें स्ट्रक हो सकते हैं, कई बार कोई केस एकदम से नहीं क्लिक करता है, ऐसा पीएनसी में हो जाता है। बट ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक था। टीम ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड n गर्ल्स, एक टीम में 7 बॉय और n गर्ल्स हैं, और टीम बी में 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स हैं। If total of 52 single matches can be arranged between these two teams,
व्हेन अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय, टोटल मैचेस कितने हुए हैं 52 मैचेस, सिंगल मैचेस, ठीक है ना। एक लड़के को एक लड़के के साथ और एक लड़की को एक लड़की के साथ खिलाना है तो कितने मैचेस होंगे। तो बेटा मैचेस तब आएंगे जब हम कितने अलग अलग तरीके से दो बॉयज की मैपिंग और दो गर्ल्स की मैपिंग, या दो बॉयज का सिलेक्शन और दो गर्ल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैचेस के लिए टीम ए के 7 बॉय में से एक बॉय और टीम बी के 4 बॉय में से एक बॉय उठाना है, तो 7C1 इंटू 4C1, ये देखिए 7C1 इंटू 4C1 प्लस n girls from team A and 6 girls from team B, तो nC1 into 6C1, total matches 52, 6n is 24, n is 4, that's it, n is equals to 4। very simple question, very simple, right? PNC पे बेस इतना सिंपल क्वेश्चन कम ही ऐसे आते हैं, बट ये आया जिसके स्लॉट में, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल फटाफट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अगेन वेरी सिंपल, स्ट्रेट लाइंस का फिर से कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन और स्ट्रेट लाइन सर्कल्स के आते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए बेटा। ऐसे क्वेश्चंस देखते ही बूस्टअप एकदम कि हाँ ये तो मेरे से हो गई। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में हमें पहले जल्दी जल्दी इनको ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर हमारे स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में 5-6 4-5 ऐसे क्वेश्चन हो जाएं तो कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होता है हमारा कि यार स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन हमने कर लिए तो अब आगे के टाइम में तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़िया से सारे जो है सही कर ही देंगे, ठीक है। In a triangle PQR, the coordinates of P and Q are -2, 4 and 4, -2. P point, Q point, mark कर लिया, triangle बना लिया। और if the equation of perpendicular bisector of PR के perpendicular bisector, ये equal perpendicular की equation 2x minus y plus 2 equals to 0 दे रखी है, then the सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल का जो सेंटर है इस ट्राइंगल का वो निकालना है। सर्कम सर्कल जो सेंटर होता है, इट इज द सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मतलब मुझे इसकी पी क्यू की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। पी पॉइंट पता है, क्यू पॉइंट पता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो लड्डू काम है, जरा सा लड्डू काम समझते हो, लड्डू को जैसे उठा के गप करके मुंह में रख लेते हैं वैसे ही उतना ही आसान ये भी काम है। कैसे निकालेंगे भाई, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू -2 और 4 का मिड पॉइंट 1,1 मिड पॉइंट आ गया। इक्वेशन लिखनी है, हम इस लाइन की स्लोप जानते हैं y2 - y1/x2 - x1 से, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ गई, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन आ गई y = x। अब y = x को इसके साथ सॉल्व किया तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, -2, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या यही सर्कम सेंटर होगा? यस सर, यही सर्कम सेंटर होगा। बढ़िया, -2, -2 खटाक से देखा, 1 ऑप्शन मार्क किया, काम खत्म। अगेन वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन within a minute, 1 minute और मैक्सिमम 1.5 मिनट, मतलब 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर हम इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ध्यान से अगर हम पढ़ें तो इट्स जस्ट अबाउट कैलकुलेशंस ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये देखा हुआ क्वेश्चन IETF का, जैसे मैं कह रहा था सीरीज का बेस्ड, IETF की सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। और अगर आपने क्लास में लेक्चर्स जैसे देखे हैं तो ज़रूर ये क्वेश्चन सीरीज देखी होगी। कॉट इनवर्स, वैसे जनरली हम क्या कहते हैं, जब भी इनवर्स की सीरीज आती है उसको टैन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/8 प्लस टैन इनवर्स 1/18 प्लस टैन इनवर्स 1/32 एंड सो ऑन। अब अगर ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ये लिखा है 2 × 1 स्क्वायर, 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर। नहीं ऑब्जर्व होता तो बेटा फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में मेथड पढ़े, क्योंकि नेट टर्म निकालनी है अपन को। 2 + 8 + 18 + 32 अप टिल Tn, याद है। और नहीं तो सीरीज को फिर जब हम शिफ्ट कर देते हैं 2 + 8 + 18 अप टिल Tn - 1 + Tn, आई होप याद आ गया होगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कट जाता है, ये लास्ट का जो -Tn आता है उस -Tn को यहाँ लगे Tn लिख लेते हैं। 2 + 6 + 10 + 14 सॉरी Tn - Tn - 1। अब ये क्या बन जाती है बेटा, एक AP बन जाती है। AP का सम लिख लेते हैं, वो सम आ जाता है 2n², ठीक है। तो या तो आप ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो इससे निकाल लेते हैं। सो बेसिकली वी हैड फाउंड द, ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, मैंने बता दिया कैसे फाइंड करते हैं। ऑब्जर्वेशन आइदर जस्ट गिव 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स ऑन
दैट सीरीज, ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो उसको कंसंट्रेशन से, समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेथड इन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जहाँ मिसलिनियस सीरीज में हमने कैसे nth टर्म तक पहुंचते हैं वो जो है सीखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, nth टर्म को tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको लिखा tan इनवर्स अपॉन 2n स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस चाहिए था, तो 1 प्लस माइनस करने से पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि 4n स्क्वायर माइनस 1 जो क्रिएट हो, नीचे प्लस 1 माइनस 1 किया तो नीचे जो 4n स्क्वायर माइनस 1 हुआ उसके फैक्टर्स आ गए बढ़िया से 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, और उनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया तो 2 भी आ जाएगा। सो इट बिकम्स tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n minus 1. Now just start substituting the values of n, tan inverse 3 minus tan inverse 1, tan inverse 5 minus tan inverse 3, all the diagonal terms gets cancelled, only the first and last term becomes tan inverse 100 रखने पे 201 and the first term was tan inverse 1. So this can be written as tan inverse of x minus y, that is tan inverse x minus y upon 1 plus xy to 200 upon 202, और ये cot inverse अल्फा के बराबर था तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख लिया। आप देख सकते हैं cot इनवर्स 101, 202 था ना तो 2 से काट दिया, 101 अपॉन 100, तो अल्फा की वैल्यू कंपेयर करके आ गई 1.01 which was written in option number 3. तो थर्ड ऑप्शन becomes the correct option. तो अगर आपने ये करा है, ध्यान से सीरीज पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बेटा करने के लायक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यार ये जो क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा सा इसमें गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इनको क्वेश्चन में शायद करेक्ट पूछना चाहिए था, क्योंकि इनकरेक्ट इसने क्वेश्चन में लिखा है और हमारे 3 ऑप्शन इनकरेक्ट आ रहे हैं और 1 करेक्ट आ रहा है। चलिए खैर जो भी है, क्वेश्चन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है सॉल्व करना। क्वेश्चन ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द फंक्शन g ऑफ अल्फा सच दैट g ऑफ अल्फा इज डिफाइंड फ्रॉम π/6 टू π/3। अब g ऑफ अल्फा है, डेफिनेट इंटीग्रल है, कांस्टेंट लिमिट्स दे रखी हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं x की टर्म्स में, ठीक है। तो ये लिमिट किसकी हो गई, x की हो गई। बेटा इंटीग्रेट करके जो फाइनल आउटकम आएगा वो मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा, आना चाहिए, कायदा यही कहता है। कर भी सकते हैं, π/6 से π/3 जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, x को किससे रिप्लेस करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स। तो जैसे ही हमने ये किया तो g ऑफ अल्फा कितना बनेगा बेटा, लिमिट सेम रहेंगी, π/6 से π/3, साइन की पावर अल्फा जो है वो कॉस की पावर अल्फा x में कन्वर्ट हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स है ना, और नीचे कॉस वैसे तो साइन में हो जाएगा कन्वर्ट, पर दोनों का सम सेम ही रहेगा, तो मैंने उसको ऐसे ही लिख लिया। और फिर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ अल्फा जो है वो आ गया बेटा कितना, इंटीग्रल π/6 से π/3 dx, दैट्स इट। π/3 माइनस π/6 π/6 अपॉन 2 π/12। तो g ऑफ अल्फा जैसा मैं कह रहा था एक कांस्टेंट फंक्शन, g ऑफ अल्फा कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है π/12। अब अगर g ऑफ अल्फा π/12 है तो g ऑफ अल्फा इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, रॉन्ग। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे आएगा यार, कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्केविटी चेंज ही नहीं होगी, कहां से आएगा, ये भी गलत। इवन फंक्शन है, सही है, कांस्टेंट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, नो इश्यूज, करेक्ट। तो ये कांस्टेंट इवन है, ये सही था। मैं अभी करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढ रहा हूं। एंड g ऑफ अल्फा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी गलत, कांस्टेंट फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है। अब इसने इनकरेक्ट पूछा है तो यार सिंगल करेक्ट के अंदर 3 गलत कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा उनको, या तो बोनस, वैसे तो बोनस करना पड़ेगा क्योंकि इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डज द एनटीए जो है चैलेंज, अगर इसको क्वेश्चंस को करेंगे तो देखते हैं व्हाट दे गिव द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, बायनोमियल थ्योरम का, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म 4480 है, तो x अगर एक नेचुरल नंबर है तो x की क्या वैल्यू होगी। तो फोर्थ टर्म t4 निकाला है, वेरी सिंपल, 7c3 x की पावर 4 इंटू x लॉग x रेज पर लॉग x की पावर 3, ठीक है। 7c3 35, 35 x की पावर 4 x रेज पर लॉग x की क्यूब इक्वल टू 4480, 35 टाइम से पूरा कट जाता है, 128 बचता है। नाउ बेस इज वेरिएबल, पावर इज वेरिएबल, वी विल सॉल्व बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। मैंने लॉग का बेस 2 रखा तो यहां पर 4 log x बेस 2 प्लस यहां से 3 बाहर आएगा बेटा, 3 टाइम्स log बेस 2 x की पावर log x बेस 2 इक्वल टू log 128 बेस 2 जो कि 7 हो जाता है, ठीक है। log x बेस 2 को अगर y माने तो दिस बिकम्स 4y प्लस
3 times of log x base to y into y, 3y square equals to 7. We get the value of y as 1 or minus 7 by 3. Y was log x base 2, log x base 2 is 1 or minus 7 by 3, x becomes 2 or 2 की power minus 7 by 3, but because x is a natural number, so x equals to 2, which is written in option 3, becomes the correct answer. ठीक है, आंसर दोनों सही हैं, but natural number 2 ही आ रहा है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट पे आते हैं. प्रोबेबिलिटी का था, थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया, बट क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है ये भी. ठीक है, ना कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना कुछ. जैसे हम पढ़ते थे 2 इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेसेस जिसमें से पेयर ऑफ डाई को रोल करते थे, या 3 कॉइन को या 4 कॉइन को टॉस करके क्वेश्चंस पूछते थे, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है डाइस के साथ. 2 डाइस को रोल किया है, बस डाइस स्टैंडर्ड डाइस की जगह ऐसी डाइस है जिन पे 6 नंबर है, 1 2 3 5 7 एंड 11. नंबर्स तो डिस्टिंक्ट ही हैं, बट 1 2 3 4 5 6 की बजाय 1 2 3 5 7 एंड 11. तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि जब हमने दोनों डाइस को फेंका तो उनके जो टॉप फेसेस पे नंबर्स का सम आता है इज लेस देन और इक्वल्स टू 8. तो देखो टोटल केसेस तो 6 इंटू 6 36 ही होंगे. सैंपल स्पेस में तो 36 आउटकम्स आएंगे. ठीक है, सैंपल स्पेस कंसिडर 36 आउटकम. टोटल आउटकम्स वो वाले मैंने लिख लिए हैं जिनका सम 8 या 8 से कम था. बहुत सिंपल है, नंबर्स पता है, 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7, 8 तक हो सकते थे. 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7 ऐसी 2 1 2 2 सारे लिख लिए, काउंट कर लिया, टोटल 17 हमारे फेवरेबल थे. तो 17 फेवरेबल आउट ऑफ 36, तो प्रोबेबिलिटी बिकम 17 by 36. दैट्स इट, नथिंग एल्स वी हैड टू डू इन इट. तो 17 by 36 वाज रिटन इन ऑप्शन नंबर 1. दैट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बिल्कुल अगेन सिंपल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, और ये भी आई होप आपने जरूर किया होगा. नेक्स्ट फंक्शंस का फिर से एकदम बिल्कुल सिंपल इनवर्स का, डायरेक्ट एक फंक्शन दिया, इसका इनवर्स निकालना है. स्टैंडर्ड से पता है भैया, देखते ही करना है, इस क्वेश्चन को भी करना ही था. इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले हमें x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. अभी y x की टर्म्स में, x को y की टर्म्स में लिखने के लिए यू डेफिनेटली हैव टू टेक log, बिकॉज तभी log x नीचे आएगा. तो जैसे ही मैंने log लिया बेस 5 पे, log y बेस 5 इक्वल टू log x बेस e, ये कूद के नीचे आ गया. x बन गया e की पावर log y बेस 5. तो अब इसको y और e को मैं अगर इंटरचेंज करूं तो मैं y रेज टू द पावर log e बेस 5, या इसे y रेज टू द पावर 1 अपॉन log 5 भी लिख सकता हूं. ये ही हमारा इनवर्स होगा. वैसे फंक्शन निकालना है तो फाइनली हम x और y को इंटरचेंज कर लेते थे, पर इसने ऑप्शन में इसी फॉर्म में दे रखा है, x इक्वल टू y रेज पर 1 upon log 5. Option 3 for this becomes the right option. Within 1 minute, within 1.5 minute सॉल्व करना ही है ये वाला क्वेश्चन भी. तो देखिए बेटा, ये वाला फिर भी मैं कह रहा हूँ काफी जेन्युइन पेपर था. ठीक है, तो जिनका भी इस स्लॉट में था उनको मैक्सिमम इसमें क्वेश्चंस करके आने चाहिए थे पेपर में. वेरी इजी. चलिए नेक्स्ट. अगेन इतने बड़े बड़े गोले देख के डराने की कोशिश करी गई है सिर्फ, बाकी कुछ भी डरने का नहीं है. वेन डायग्राम है ये, 3 इवेंट्स का वेन डायग्राम बना के दिया है. इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट. सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम्स. है ना, कुछ बच्चे 2 टाइप की गेम खेलते हैं. आज मैं हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ. कुछ और है जो क्रिकेट भी खेलता है और क्या बोला था, फुटबॉल है, जो भी है वो भी खेलता है. ठीक है, बट नन प्ले ऑल द 3 गेम. उस स्कूल का कोई भी बच्चा तीनों गेम नहीं खेलता है, ऐसा वो बोल रहा है. तो विच वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट. तो इनमें से कौन सा वेन डायग्राम इस बात को जस्टिफाई करता है. तो इसका मतलब तीनों गेम्स का कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए. पहले वेन डायग्राम में तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन डेफिनेटली आ रहा है. ये नहीं हो सकता इधर भी तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है और इधर भी तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है. इसका मतलब इधर तीनों में कोई ना कोई ऐसा रीजन हमें दिया है, कॉमन आ रहा है, मतलब कोई ना कोई स्टूडेंट जो है तीनों गेम खेल रहा है. तो इसका मतलब तीनों ही गलत है. और बाई चांस इस बार जेईई मेंस में जनरली ऐसा हुआ है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया है, पर वो लिखा हुआ कहां पर है, 1 2 3 में है बेटा, शायद है ना, हाँ 3 में. ये नंबरिंग यहाँ गलत हो गई है, मैं करेक्ट कर देता हूँ. 1 2 3 4. तो थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका सही होगा. ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया इन्होंने तरीके से 4 में भी नहीं, थर्ड में लिख के दिया है नन ऑफ दीज जो है. ठीक है, वैसे जनरली नन ऑफ दीज काफी कम आता है बेटा मेंस में, है ना, बट स्टिल ठीक है, था तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन आ गया. ठीक है, सिंपल.
नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल रोटेशन का है, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हम करते हैं, रोटेशन फैक्टर e की पावर आयोटा थीटा होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टिसेस z आयोटा z एंड z प्लस आयोटा z। जरा डायग्राम बनाएं, p को अगर मैं z मान लूं तो आयोटा z का क्या मतलब है, e की पावर आयोटा पाई बाय 2। e की पावर आयोटा पाई बाय 2 जो होगा, इसको अगर मैं z से मल्टीप्लाई करूं तो ये z1 बन जाएगा। तो मतलब हमने z को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड हमने 90 डिग्री से उसको रोटेट कर दिया, तो इट बिकम्स आयोटा z। करेक्ट। नाउ z प्लस आयोटा z, अगर ये z और ये वाला वेक्टर से मानो आयोटा z, तो बेटा ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये हो गया रिजल्टेंट कितना, z प्लस आयोटा z। तो क्या ये एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, मैग्नीट्यूड सेम। तो एरिया ऑफ दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ मॉड z इनटू मॉड ऑफ आयोटा z, दैट इज हाफ मॉड z स्क्वायर। दैट्स इट। एरिया ऑफ स्क्वायर का हाफ बोल लो या एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लो, जो भी है। तो हाफ मॉड ऑफ z स्क्वायर रिटन इन ऑप्शन 4, दैट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर e की पावर आयोटा थीटा के फैक्टर से। नाउ दिस फैक्टर इज आयोटा, राइट, आई होप यू नो दैट। तो दिस बिकम्स आयोटा z। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगेन डराने के लिए थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट लिखा है, बट इट बिकम्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां ध्यान से ऑब्जर्व अगर आप करेंगे, लिमिट का है x अप्रोचेस 0 प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस इज एग्जैक्ट 0, सो दिस बिकम्स cos इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। cos इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। अब मैंने नीचे से x माइनस एक्स क्यूब में से x कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब x 0 प्लस जा रहा है तो बेटा ये कांस्टेंट 1 की तरफ जा रहा है, तो इसकी लिमिट तो मैंने 1 रख के हटा दिया इसको। और साइन इनवर्स x अपॉन x जो होता है, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस पर 1 होता है, और x 0 प्लस रखने पे cos इनवर्स 0 कांस्टेंट होता है। इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गई, ये वैल्यू पाई बाय 2 होती है, तो फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 2। बस ये क्लिक कर गया, देख लिया ध्यान से, x 0 प्लस वहां पर देख नहीं पाते। एग्जाम में इतना प्रेशर कई बार आ जाता है टाइम के अंदर, 0 प्लस नहीं देखते, हम इसी को देखते रहते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत डरावना लग रहा है, अजीब सा, छोड़ो यार देखा जाएगा बाद में। नहीं, ध्यान से पूरे क्वेश्चन का डेटा पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीजें जैसा मैं लिख रहा हूं, हाईलाइट अंडरलाइन गोला मारना है वहीं पर ही, या अपने रफ कॉपी में गोला कैसे, तुम सोचो कंप्यूटर में कैसे कहने सर मारेंगे, अरे लिख लो, रफ पेज पे लिखो उसको, तभी होगा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया है, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस का पाई बाय 2। पाई बाय 2 कहां लिखा है बेटा, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये हो गए सारे बात हमारे सिंगल करेक्ट वाले ऑप्शंस की। अब हम आते हैं उस सेक्शन में से जिसमें आपके लिए 10 में से 5 आपको करने थे। ठीक है, हम अभी 10 के 10 देख रहे हैं, क्योंकि किस स्टूडेंट ने कौन सा अटेम्प्ट किया पता नहीं, हम सोल्यूशन पूरे देखेंगे, पर बिल्कुल इन 10 में से 5 सेलेक्ट करने लायक क्वेश्चंस हमेशा आपको मिलेंगे हर पेपर में। वही आपको, जो मैं पहले भी बोल रहा था, ध्यान रखना है उस चीज। चलिए, सेक्शन बी इंटीजर टाइप, पहला प्रोबेबिलिटी का। अगर मैं आपको सजेशन देता तो शायद ये क्वेश्चन आप इसको छोड़ सकते थे, उन 10 में से 5 सेलेक्ट करने में से ये मेरे लिए नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा कैलकुलेशन है, डेटा पढ़ना पड़ेगा, काफी डेटा दे रखा है और उससे जोड़ जोड़ के जो है क्वेश्चन बना रखा है। पर हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपस में उनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रही है। E1, E2, E3, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली E1 अकर्स, सिर्फ E1 अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा है, सिर्फ E2 अकर करे वो बीटा है, और ओनली E3 अकर्स इज गामा। P denotes the probability of none of the event occurs, तीनों में से कोई इवेंट अकर नहीं करता, उसकी प्रोबेबिलिटी P है। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है, यहां पर इन्होंने B1, B2, B3 लिख दिया, ये E1, E2, E3 है, राइट, E1, E2, E3, टाइपिंग एरर, E1, E2, E3। ठीक है, लेट P denotes the probability of none of the event occurs the satisfies the equation। अच्छा, अल्फा, बीटा और P जो है, अल्फा बीटा गामा P, वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 मतलब अल्फा अपॉन गामा क्या आएगा वो निकालना था। ठीक है, तो अब हमें देख लीजिए क्या क्या दे रखा है बेटा। हम मान लेते हैं
हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड बी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1, E2 एंड E3, ठीक है। E1 के होने की प्रोबेबिलिटी x है, E2 के होने की y है और E3 के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो z है, ठीक है। हमें क्या निकालना था, ओ सॉरी नॉट अल्फा वाई, माय मिस्टेक, अल्फा तो था ओनली E1 का, मतलब E1 हो रहा है, E2 नहीं हो रहा और E3 नहीं हो रहा, मतलब x इंटू x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो उनकी तीनों की प्रोबेबिलिटीज का एक साथ जो है मल्टीप्लीकेशन करके हम निकाल सकते हैं। सिर्फ E1 हो तो x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इज अल्फा। सिमिलरली y सिर्फ E2 हो, y इंटू 1 माइनस x इंटू 1 माइनस जेड इज बीटा, एंड सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ E3 हो तो z हो रहा है, x नहीं हो रहा है, y नहीं हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज गामा, ठीक है। एंड ये थर्ड इक्वेशन, ये वाली फोर्थ इक्वेशन, तीनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी p है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस वाई इज p, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं हमें इस इक्वेशन में रखनी है बेटा, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा हमें पता है, बीटा हमें पता है, आपने सिर्फ इस इक्वेशन में रखना है दोनों में और सॉल्व करना है। जैसे आप इनको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा x बराबर 2y एंड y बराबर 3z। हमें क्या निकालना था, E1 और E3 मतलब x अपॉन z, तो इन दोनों से रिलेशन मिल गया x इक्वल टू 6z, तो x अपॉन z की वैल्यू 6। देखिए दो प्रोबेबिलिटीज का रेशियो 1 से ज्यादा हो सकता है, तो x अपॉन z की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6, तो इसका करेक्ट आंसर आता है 6 के बराबर, ठीक है बेटे। चलिए कैलकुलेशन आपको करनी है, जैसे मैंने बोला यहाँ से अल्फा बीटा गामा और पी की वैल्यूज को आपने सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस में रखना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हो जाएंगी, सब कट जाएगा एंड डायरेक्टली यू विल गेट दीज टू रिलेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है 3D का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, अ बिट कैलकुलेटिव, बट ये जरूर आपको करना चाहिए था। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन, तो आई होप आपको पता है कि यार उसकी जो हम इक्वेशन है प्लेन की, जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये यहाँ से एक प्लेन होगा ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, हम फैमिली ऑफ प्लेन्स की हेल्प से P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इन्फिनाइट प्लेन्स पास कर रहे हैं, उन सब की इक्वेशन फैमिली ऑफ प्लेन्स की हेल्प जिसे हम बोलते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 लिख सकते हैं, और वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो दैट्स इट, जस्ट वी हैव टू पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन दैट इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये मैंने आपके लिए कर रखा है। Using family of planes, we have written the equation of a plane which passes through -2, 1, 3। कैलकुलेशंस ध्यान से, प्लस माइनस की गलती ना हो, सही से वैल्यूज रख दो, तो ये सही करोगे तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा, स्पीड नहीं ब्रेक होगी, है ना, यही सब चीजों का ध्यान रखना होता है बेटा। लैम्डा comes out to be 1/6। Now just put the value of lambda here and solve the equation। solve करके प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाती है, 15x माइनस 47y प्लस 28z माइनस 7। क्वेश्चन में भी दे रखा है कि उस प्लेन की इक्वेशन ये है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, यहाँ पर कांस्टेंट -7 और इसने बढ़िया कैलकुलेशन दी है जो हमारा कांस्टेंट भी -7 ही आ रहा है, तो हम डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए बी सी आ गया, तो 2a प्लस बी प्लस सी माइनस 7 निकाल रहा है, वो इंटीजर बनाने के लिए ऐसा सब कुछ किया होगा, वो हमें समझ में आ रहा है, वो कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाता है 4। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रल आंसर आ रहा है सिंगल डिजिट, दैट इज 4, ठीक है। वेरी सिंपल, डायरेक्ट P1 प्लस लैम्डा P2, नो अदर कंसेप्ट, नो अदर सच थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक ऑफ, करना था इस क्वेश्चन को हमें। नेक्स्ट मैट्रिसेस का है, थोड़ा सा डिटरमिनेंट की, उसमें मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट की, और वो अगेन कैलकुलेटिव है, टफ नहीं है, हाँ कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी है, इसको भी आप चाहते तो कर सकते थे। क्या क्या पूछा है, ए मैट्रिक्स दिया है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4, वेरी सिंपल, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लूं तो उसकी पावर 4 मुझे करना है। ए का डिटरमिनेंट -2 है, पावर 4 करूंगा तो ऑफ कोर्स इट विल कम आउट टू बी 16, दैट्स इट, खत्म। अब डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a होल रेज टू द पावर 10, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हमें पहले a की पावर 10 निकालना था। अब a की पावर 10 ऑफ कोर्स कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा, तो जैसे अगर आप a स्क्वायर कैलकुलेट करो, जैसे मैं आपको बताऊं, है ना, a स्क्वायर 2 3 0 -1 2
3 0 -1 कितना आएगा बेटा, दिस इंटू दिस, 2 2 ज़ा 4, तो इट बिकम्स 2 स्क्वायर. नाउ दिस इंटू दिस, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 and -3, तो इट बिकम्स 3. This into this 0, this into this 0 and it becomes +1. This becomes the value of a square. ठीक है, a square. ठीक है, ऐसी a क्यूब a की पावर 4 आप निकालोगे, सीरीज बनेगी. तो यहाँ पर a स्क्वायर में पावर 2, तो आप देखोगे a की पावर क्यूब में 2 की पावर 3 आएगा, तो a की पावर 10 में 2 की पावर 10. ऐसे ही यहाँ पर ये आ गया बेटा 2 स्क्वायर -1, 2 क्यूब -1, ऐसे चलेगा. तो जब a की पावर 10 तो एक बिकम 2 की पावर 10 -1, बाकी यहाँ 0 और यहाँ 1. सो दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ a रेज़ टू पावर 10. 2a का एडजॉइंट चाहिए, तो पहले 2a निकालेंगे. तो मैट्रिक्स के हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई किया. एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 का, इन दोनों को करते हैं इंटरचेंज और इन दोनों का करते हैं साइन चेंज. तो डायरेक्टली -2 4 -6 एंड 0. दिस बिकम्स द एडजॉइंट ऑफ 2a. हम इनमें से दिख रहा है -2 कॉमन आ रहा है, तो हमने ले लिया. अब हमें एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10 निकालना है. एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10, ठीक है ना. ये एक यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10 है बेटा. ठीक है, तो इसकी पावर 10 के लिए -2 की पावर 10 तो हो ही जाएगा. और जब 1 3 0 -2 1 3 0 -2 इसका आप पावर 10 निकालोगे. ठीक है, तो जैसा बेटा इसमें सीरीज बन रही है बिल्कुल सेम इसी टाइप में इसमें सीरीज बनेगी. और यहाँ पर तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 10 -1, मेरा नेगेटिव साइन यहाँ 0 और यहाँ 2 की पावर 10. दैट यू कैन चेक. सो नाउ व्हाट वी हैव a raised to the power 10, we have a raised to the power 10, we have adjoint of 2a raised to the power 10. दोनों की वैल्यूज हमें पता चल गई, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना था. तो जैसे ही आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, है ना, a की पावर 10 को एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10 के साथ, तो द मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी दिस. और हमें फाइनली इसका निकालना था डिटर्मिनेंट. अब यहाँ 0 आ गया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इट विल डेफिनेटली बी 0. सो द वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 0. ठीक है बेटा, तो थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, थोड़ा हमें करना था ताकि सीरीज का पैटर्न हमें समझ में आए, जिससे कि हम ये सॉल्व कर पाते. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल्स का. नॉट दैट मच टफ, आई थिंक हो जाने चाहिए था. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स P1 एंड P2. 2 पॉइंट्स हैं सर्कल्स के ऊपर. P1 पॉइंट पहले सर्कल पे घूम रहा है, P2 पॉइंट दूसरे सर्कल पे घूम रहा है. P1 P2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस वी हैड टू फाइंड. तो अगर आप ज्योमेट्रिकली चेक करो, पहले वाले सर्कल का सेंटर 5,5, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर 12,5. ठीक है, और रेडियस अगर आप फाइंड करो तो पहले सर्कल की रेडियस 3 और दूसरे की सर्कल की रेडियस भी 3 आती है. सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आता है, 7 यूनिट्स. 7 यूनिट्स. और R1 + R2 कितना है, R1 + R2 6. तो C1 C2 इज मोर देन R1 + R2, मतलब द सर्कल्स आर एक्सटर्नल टू ईच अदर. सर्कल एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे. तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, जब P1 पॉइंट हमेशा मिनिमम मैक्सिमम डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स भी रहता है, P1 यहाँ और P2 यहाँ होगा, तो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2. ऑफ कोर्स 7 में से 3 + 3 6 कम कर देंगे तो 1 will become the minimum distance. डायग्राम बना के सिर्फ इतना ये सब ऑब्जर्व करना जरूरी है. पहले इंटरसेक्ट कर रहे होते तो 0 हो जाता, पर नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मिनिमम डिस्टेंस 1 आया. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1. ठीक है, नेक्स्ट बीटी का डिविजिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है ये उससे रिलेटेड था. उसमें बोल रहा है कि जब 2021 को 3762 से डिवाइड करते हैं, 2021 रेज़ टू 3762 को जब 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है. ऐसे क्वेश्चंस में बेटा हमें हमेशा नीचे 17 के मल्टीपल्स का फैक्टर बना के प्लस माइनस जितना कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है वो करके आगे बढ़ना होता है. तो जब आप इसको देखोगे 2021 में, तो 2023 जो होता है वो पूरा 17 से डिवाइड होता है. तो मैंने 2021 को 2023 -2 रेज़ टू 3762 लिख लिया, और फिर मैंने लगा दिया बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो 3762 C0 2023 की पावर 3762, फिर नेक्स्ट माइनस आएगा 3762 C1 आएगा. ठीक है ना, तो जब भी ऑड टर्म्स आएंगी वो माइनस के साथ, और जब भी इवन टर्म्स आएंगी वो प्लस के साथ. तो लास्ट वाली 3762 C3762 तो वो इवन था, तो इसलिए लास्ट में मैंने यहाँ प्लस लिखा है 2 टाइम्स. अच्छा, ये 17 क्या, 17 लैम्डा. ठीक है, 17 लैम्डा यहाँ पे 17 लैम्डा मतलब
2023 क्योंकि 17 का फैक्टर है, तो इसका मतलब हर एक टर्म में जहां जहां एक्सपेंशन में 2023 आ रहा है, पावर में कुछ भी आए, वो एक 17 का फैक्टर होगा। तो मैंने उस पूरे को 17 लैम्डा लिख लिया और लास्ट टर्म बची 2⁻3762। अब मुझे 2 की पावर से 17 तक पहुंचना है, तो नियरेस्ट अबाउट 17, तो 2 की पावर 4 मेरे दिमाग में चल रही है, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बेटा 2 रिमाइंडर बचेगा, तो मैंने 2 स्क्वायर अलग निकाल लिया, 2 की पावर 4 की पावर 940 आता है, और 16 को 17 माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, अब 17 माइनस 1 की पावर 940 का जब मैं एक्सपेंशन करूंगा बिल्कुल सेम इसी के जैसे, तो 17 टाइम्स म्यू कुछ आएगा, और लास्ट में यहाँ पे तो 2 था, तो 2 की पावर बचा था, या 1 की पावर 940 बचेगा, वही प्लस n के साथ, तो सिर्फ 1 बचा। अब 17 लैम्डा प्लस 4 इंटू 17 म्यू, ये पूरा फैक्टर 17 का मल्टीपल हो गया, लास्ट में प्लस 4 बचा। अब ये 4 जो होगा यही इसका रिमाइंडर होगा। सो द आंसर, द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 17 विल बी 4। ठीक है, बिल्कुल आपने ऐसे प्रैक्टिस करी है तो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट सही से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंटीजर टाइप पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू के मॉड का क्या आंसर होगा? सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, 0 से √π/2 तक जा रहे हैं। √π/2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, पाई इज 3.14/2 करूंगा, 1 से बड़ा, स्क्वायर रूट भी 1 से ज्यादा। अब क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 0 से 1 में टूटेगा पहले तो मैंने इस डेफिनेट इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में तोड़ लिया बेटा। 0 से 1 तक दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो वो 0 ही होगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ओनली माइनस cos x रिमेन्स, एंड 1 से, अब ये वाला स्क्वायर रूट 1 पॉइंट कुछ आ रहा है तो 1 तक ही जा रहा होगा, x स्क्वायर भी करूंगा तो π/2 जो होगा 1 पॉइंट ही कुछ है बेटा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x की जो प्रॉपर्टी होती है 0 यदि x इंटीजर होता है और -1 यदि x इंटीजर नहीं होता, तो ये -1 वाला जो कंसेप्ट है ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस cos x को यूजिंग दिस -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x मैंने लिख लिया, यहाँ से 1 मैंने बाहर ले लिया तो प्लस dx तो अलग हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस cos x को वही -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x लिख लिया। अब इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो गया, 0 से 1 तक माइनस dx है ना, और 1/√π/2 से dx तक ये वाला अलग मैंने कर लिया। ठीक है, और एक 1 से π/√2 dx ये जो है ये माइनस ये अलग कर लिया, और इसका जो इंटीग्रल है बेटा वो आपस में कट जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं। वो जो 0 से 1 तक इसका और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम करेंगे, क्योंकि cos x की वैल्यू 0 से 1 में 1 से छोटी होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। ऐसी 1 से √π/2 में भी cos x जो है 1 से छोटा ही होगा, cos की वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बस इतना सा बचता है, इसे जैसे ही आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हो आंसर -1 आता है, पर हमें फाइनल आंसर उसका मॉड देना है, तो -1 का मॉड, योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी +1। ठीक है, क्या किया समझ में आ गया ना? 0 से 1 और 1 से √π/2 में तोड़ा, फिर इस प्रॉपर्टी की यूज से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x को -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में ब्रेक किया, और इंटरवल 0 से 1, अब x 0 से 1 में cos x डेफिनेटली 1 से छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ऐसी 1 से √π/2 तक cos x 1 से छोटा ही रहेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स बचे थे, इंटीग्रेट करना था, लिमिट्स के अंदर किया, सॉल्व किया, मॉड लगा दिया, आंसर आ गया। करके देखिएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट वी कैन से MOD का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ITF से इन्वॉल्व था। इस पैटर्न, इसके अंदर जो लिखा है इसको ऑब्जर्व करना था। ये कुछ आपको 2 की पावर x को t मानो तो 1 माइनस t² 1 + t², ये 1 माइनस tan² θ 1 + tan² θ की फील देगा आपको। ठीक है, वही चीज मैंने बेटा यहाँ करी है। मैं पहले इसको पोर्शन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको मैंने 2 की पावर x को जैसे मैंने बोला t मान लिया, t डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, t को tan θ रखा, तो cos इनवर्स 1 माइनस tan² θ 1 + tan² θ becomes cos इनवर्स cos 2 θ, because t is positive, tan θ में θ will belong to 0 to π/2 इनवर्स फंक्शन से, क्योंकि हम सोच रहे हैं 0 से π/2 में 2 θ will be 0 to π। अब cos इनवर्स cos x में अगर x 0 से π होता है तो वो 2 θ ही बनता है, तो ये डेफिनेटली 2 θ बनेगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 2 टाइम्स ऑफ θ दैट इज tan इनवर्स t, t is 2 raised to the power x, इतना बन जाता है।
ये था 2 थीटा, तो दिस इज साइन 2 थीटा, एंड साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इज t, तो 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, एंड t इज 2 raised to the power x. So finally our function reduces into y is equals to 2 into 2 raised power x upon 1 plus 4 raised power x. क्लियर है? तो जितना कम सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं आईटीएफ में और लास्ट में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो फास्ट कैलकुलेशंस हमारी होती हैं। अब हमें डिफरेंशिएट करना था और बोला था कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब x1 है इसके बराबर है, तो नाउ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएटेड बाय u by v रूल, दैट्स इट। सो डिफरेंशिएटिंग u by v रूल, ठीक है, v स्क्वायर v du by dx माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, और जहाँ भी 2 की पावर x तो log a डेरिवेटिव में आता है वो सब लिख दिया और x को 1 रख दिया, जस्ट सिंप्लीफाइड। आर आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 12 बाई 25 log 2। क्वेश्चन कह रहा था माइनस b बाई log 2, तो b न्यूमरेटर वाला टर्म हो गया 12 और a हो गया 25, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछी है। हमारा आंसर आपने देख ही लिया होगा, माइनस 12 बाई 25 ln 2 आ गया था। अब इसको माइनस 24 बाई 50 भी लिख सकते हैं, पर अगर अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, इनको ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, को प्राइम नहीं लोगे, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू विल कम आउट टू बी व्हेन ए इज 25 एंड बी इज 12, it comes out to be 481. So 481 will be the correct integral answer for this question. ठीक है? आगे चलते हैं। Now we come to question number 8. कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है ना? वैसे देखा जाए तो लिमिट्स ही है, कंटिन्यूटी तो क्या, कंटिन्यूटी का छोटा सा कंसेप्ट है, पर अगेन सिंपल क्वेश्चन, स्पेशल लिमिट्स है, याद हैं तो फास्ट कर सकते हैं, नहीं भी याद है तो भी ऐसा नहीं है, हम स्टिल वी कैन गो बाय l'Hopital और सीरीज एक्सपेंशन। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन एंड f of 0 इज 1 by k, अब फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है तो मतलब 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूटी के लिए अगर f of 0 1 by k हमें k निकालना है तो 0 पर इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो f of 0 की वैल्यू के बराबर होगी, तो मतलब हमें लिमिट ही फाइंड करनी है बेटा, इसकी हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। तो cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 into sin of d minus c by 2। हाँ बेटा, सो cos c minus cos d और 2 cos c minus cos d का फॉर्मूला हमने यहाँ लगा ही दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया बेटा, साइन, ये एंगल कहाँ जा रहा है 0, तो साइन x प्लस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो साइन थीटा अपॉन थीटा तो 1 चला गया, बचा क्या रह गया, साइन x प्लस एक्स बाई 2, और ऐसे ही हमने इसको x माइनस साइन एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वही साइन थीटा बाई थीटा 0 जा रहा था वो तो खत्म हो गया, बचा x माइनस साइन एक्स बाई 2, एक 2 जो नीचे 2 आ रहा था उसे कट गया, तो फाइनली बचा साइन x प्लस एक्स अपॉन 2 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। तो बेटा ये 1/2 तो बाहर ले लो, साइन एक्स प्लस एक्स को एक एक्स दे दो और एक्स माइनस साइन एक्स को एक्स क्यूब दे दो, तो साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स और एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये स्पेशल लिमिट होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/6, साइन एक्स अपॉन x1 एक्स अपॉन x1, तो 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 ये 1 बन गया, ये 1/6 बन गया, और इसकी वैल्यू थी 1/k के बराबर, तो k की वैल्यू पूछी गई है तो k की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन भी उन 10 में से 5 में आपका होना चाहिए था जो आपने अटेम्प्ट करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये एक अलग क्वेश्चन पूछा गया है जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग का है, 11th के सिलेबस में है। आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग लिखा नहीं गया है कि पूछा जाएगा जेईई मेंस के सिलेबस में, बट स्टिल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरली क्या करना होता है, हमें अगर ये जो लाइन्स है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन का भी आप मान सकते हो, देखो स्ट्रेट लाइन से पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन हमने पढ़ा ही, तो उसकी हेल्प से इन दोनों लाइन से बाउंडेड रीजन, इन 2 3 4 इनफैक्ट 4 कंडीशन से बाउंडेड रीजन हमने प्लॉट करना है। तो दोनों लाइंस को हमने बनाया, दोनों लाइंस को हमने प्लॉट किया, दोनों लाइंस जो हैं आप y एक्सिस पे चेक कर सकते हैं, 0,25 से ही पास कर रही हैं, लेस देन इक्वल टू 0 तो ओरिजिन कंटेनिंग वाला रीजन आता है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेडेड रीजन है ये आता है। अब अगर रीजन बाउंडेड आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है, अगर रीजन बाउंडेड आता है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स जो होते हैं उस रीजन के उसी पर अकर करती हैं।
तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ये आता है 75/4, ये 0,25 और 0 0। तो हमें z, ये जो एक्सप्रेशन xy से बना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप ये कोऑर्डिनेट्स एक एक करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि 0,25 रखने पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है जो कि 625 होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कम्स आउट टू बी 625। अब आंसर इसका 625 होना चाहिए मेरे हिसाब से। एनटी ने शायद इसका कुछ और आंसर दिया है। आई होप दे करेक्ट द आंसर बिकॉज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 625, राइट? Now we come on to the last question. Again not a tough question, वेक्टर्स का क्वेश्चन था, सिंपल सॉल्व हो जाता है। ए वेक्टर, दो वेरिएबल है अल्फा बीटा, वही अल्फा बीटा ही वेरिएबल बी में भी दिए हुए हैं। अब हमें ए डॉट बी 1 दे रखा है, खत्म। ए डॉट बी 1 माइनस अल्फा बीटा -3 इज 1, तो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, इससे हमें मिल जाता है अल्फा बीटा इज -2। देन बी डॉट सी, बी का डॉट सी के साथ -3, तो जब बी का डॉट सी के साथ करते हो तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की, मतलब अल्फा और बीटा में प्लस माइनस करके, जैसे 2 अल्फा माइनस बीटा -4। तो एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, चाहो तो यहाँ से बीटा की वैल्यू -2/अल्फा यहाँ रख के सॉल्व कर लो, और नहीं तो ऑब्जर्वेशन से देखकर आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो। अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती है -1 और 2 रिस्पेक्टिवली। अल्फा इज -1 एंड बीटा इज -2। ऐसा करते ही ए वेक्टर पता चल गया, बी वेक्टर पता चल गया, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी डॉट सी करना है। तो जैसे ही ए और बी वेक्टर पता चला, हमने ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया। ए क्रॉस बी का डॉट हमें सी के साथ करना था, सी के साथ डॉट कर दिया। तो ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू आती है 6। क्वेश्चन में पूछा है 1/3 ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, या बॉक्स ऑफ एबीसी भी आप इसे बोल सकते हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली बॉक्स ऑफ एबीसी भी कैलकुलेट कर सकते थे, और उसका 1/3। तो आंसर कम्स आउट टू बी 2। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, राइट? So that was the solution of the exam conducted on 17th of March, shift 1. I hope you जो आपसे नहीं हुए क्वेश्चंस वो आपको अब समझ में आए होंगे कि कैसे उनमें प्रोसीड करना था, और आगे जिसका अटेम्प्ट बचा हुआ है उनको ये सोल्यूशन देख के ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द channel, like the video, subscribe the channel, and please comment in the comment section below. Okay, thank you.